ये लाइव क्विज़ है और आप सभी आंसर करेंगे। आप सभी का आंसर करना ज़रूरी है क्योंकि आंसर करने से फिक्सेशन होता है। मैं आप सभी के आंसर का ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पर स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। तो इसका जो है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ढाका। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यह 4 सदस्य भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ स्थापित किया गया था। 1997 में बैंकॉक घोषणा के बाद बिम्स्टेक की स्थापना हुई। बिम्स्टेक था उस समय इसका नाम। और 2004 में नेपाल भूटान के प्रयोग के साथ ही यह बिम्स्टेक बन जाता है। इस समय इसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। ढाका का स्थायी सचिवालय, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? ढाका में है। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं। 1997 में ये बिम्स्टेक था और 2004 में नेपाल भूटान के प्रवेश के साथ बिम्स्टेक बना। ढाका में इसका जो है सचिवालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक दबाव समूह नहीं है? INTUC, AITUC, INC, ABVP। इसमें यहाँ ऑप्शन 3 सही है। INC जो है एक दबाव समूह नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दबाव समूह जो होते हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए। वर्तमान प्रतियोगिता में इन संगठनों को मोटे तौर पे नागरिक समाज संगठन कहा जाता है, यानी कि CSO, नागरिक समाज संगठन इनको कहा जाता है। और अगर हम बात करें INTUC की, तो इसका ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। जैसे कि ट्रेड से आपको व्यापार संगठन है, ये यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये भी जो है व्यापार से संबंधित है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो ये भी जो है एक संगठन है। हिंदू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध एक दक्षिणपंथी अखिल भारतीय छात्र संगठन है, ABVP। तो यहाँ पर जो INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये कोई दबाव समूह नहीं है। ये एक राजनीतिक पार्टी है। 1885 में इसे गठित किया जाता है ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? शीत युद्ध, द्विध्रुवीय, बर्लिन संकट 1955, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, मार्शल योजना प्लान, जापान। अब इन दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। केवल A और D है, केवल B और D है, केवल A और C है, या केवल C और D है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल A और C सही ऑप्शन है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ शीत युद्ध 2 ध्रुवीय था, ये भी सही है, ऑप्शन A। और जो C है क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ये भी सही है। लेकिन बर्लिन संकट 1955 गलत है, क्योंकि बर्लिन संकट जो है 1961 से 1989 तक जो है यहाँ बर्लिन में 2 क्षेत्रों के बीच में दीवार खड़ी थी, जो कि 1989 में जो है इसको गिरा दिया गया। ये जो है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। साथ में हम देखेंगे मार्शल प्लान योजना, तो ये जापान से संबंधित नहीं थी। मार्शल प्लान योजना जो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए एक कोशिश थी। इसमें पश्चिमी यूरोप का जो है पुनर्निर्माण किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया। और ये शुरू की जाती है 1948 में, जो है इसको शुरू किया जाता है 1948 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इस प्रकार ऑप्शन 3 आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? नंबर 1 है धन और बाहुबल का प्रयोग, 2 मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना, 3 आंतरिक लोकतंत्र की कमी, 4 वंशवाद की परंपरा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना। राजनीतिक दलों की जो मुख्य चुनौतियां हैं उनमें धन और बाहुबल का प्रयोग
ये एक चुनौती है। दूसरी उनमें क्या होती, आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है दलों में, पार्टियों में, और वंशवाद की परंपरा भी उनमें पाई जाती है। तो ये सभी जो है राजनीतिक दल की चुनौतियां हैं, लेकिन मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्प प्रदान करना ये राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है। ऑप्शन 2 इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के बंटवारे के किस रूप में हम नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली की व्यवस्था पाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। दूसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा। तीसरा, सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज रूप। चौथा, सत्ता के बंटवारे का लंबवत रूप। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो रहा है, सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सदस्य नहीं है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। चौथा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी अब हम व्याख्या देखेंगे। मानवाधिकार आयोग भारत सरकार की एक इकाई है और यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में स्थापित किया गया। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष से बना है और इसके अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और प्रथम सदस्य होते हैं इससे का कोई जज होगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें होंगे। दूसरा सदस्य कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। अन्य 2 सदस्य कौन से होंगे, वो मानव अधिकारों के मामले में ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे। जिनको मानव अधिकारों के मामले में नॉलेज होगा वो 2 व्यक्ति ऐसे लिए जाएंगे। मानित सदस्य में क्या होगा कि मानित सदस्य में वो सदस्य आएंगे जो कि विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष होंगे। और इस मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत कौन कौन से अध्यक्ष आते हैं, किस किस आयोग के अध्यक्ष आते हैं, तो वो हम देखेंगे। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष इसमें आते हैं और SC के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, SC के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, साथ में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। इतने लोग जो है, इतने लोगों से मिल करके ये बनता है। तो ये सभी जो हैं सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष की बात नहीं हुई है, बाकी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की बात हुई है, बट जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्यों है, अभी इसको हम देखेंगे। लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट यूपी राज्य से हैं, 80 हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र आता है, 48 है। और राज्यसभा में भी हाईएस्ट जो है यूपी है, 31। और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र आता है, 19। और लोकसभा की बात अभी हो रही है तो बिहार की 40 हैं। और राज्यसभा में अगर हम बात कर लें, राज्यसभा में तो यहाँ इसकी हो जाएंगी 16, इसकी हो जाएंगी 19 और यूपी की हो जाएंगी 31। तो ये राज्यसभा की हो गई, ये लोकसभा की हो गई। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? अगर हम सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या करें तो अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें कि 530 राज्यों से प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे, 2 मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन अब 2019 के अधिनियम जो 104वां संशोधन हुआ है उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो 104वां संशोधन है उसके द्वारा जो है मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। कब? 2019 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला शुरू हो जाएगा, सही है आपका, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है 1990 के दशक की शुरुआत में राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के कारण जो है इसका विभाजन हुआ था।
धार्मिक अंतर्जातीय रेखाओं के साथ साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूगोस्लाविया 6 स्वतंत्र देशों में इसका विघटन हो गया था। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बोलीविया में हालिया संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन 2 स्वास्थ्य, ऑप्शन 3 कृषि, ऑप्शन 4 सड़कें। ऑप्शन ए यहाँ पर जल सही हो जाएगा। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने सरकार पर नगर निगम की जलापूर्ति पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। इसके चलते सरकार ने जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये अधिकार दे दिए, लेकिन कंपनी ने तुरंत ही जो है 4 गुना इसकी कीमत बढ़ा दी। जिन लोगों की औसत आय 5,000 रुपये थी महीने की, उनको महीने का 10,000 रुपये जो है भरना पड़ा। तो इसी के लिए ये संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सिंघल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन पहला है 1962 ईस्वी, दूसरा है 1956 ईस्वी, तीसरा है 1948 ईस्वी, चौथा है 1965 ईस्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा, 1956 ईस्वी। श्रीलंका की आबादी में 75% सिंघली हैं, 24% तमिल भाषी हैं और कुछ अन्य समुदाय भी वहाँ पर छोटे मोटे हैं। और सिंगल ओनली बिल 1956 द्वारा सिंघली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगर पालिका निकायों के चुनाव आयोजित करता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। अगला है, निर्वाचन आयोग मतगणना एवं चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही हैं, पहला ए एवं बी और डी। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग को भारतीय संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो है प्रबंधन करना होता है, निर्देशन करना होता है, ये अधिकार इसके पास है। और अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो हाई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें हमारा ए, बी एंड डी सही हो रहा है। देखेंगे ए, बी एवं डी, ए, बी, डी, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैमसेफ का क्या अर्थ है? बांग्लादेश मुस्लिम समुदाय नियोक्ता संघ। दूसरा है पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय कर्मचारी संघ। नेक्स्ट ऑप्शन भूटान खनिज निगम नियोक्ता संघ या पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। बैमसेफ जो है ये संगठन का संक्षिप्त नाम है। बी से पिछड़ा, ए से और, एम से अल्पसंख्यक, सी से समुदाय, ई से एम्प्लॉयमेंट यानी कर्मचारी, एफ से संघ। तो ये इसका जो है संक्षिप्त नाम है बैमसेफ और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन है नंबर 1 डेविड ईस्टन, 2 यशायाह बर्लिन, 3 रॉबर्ट डाहल, 4 अल्फ्रेड कोबा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यशायाह बर्लिन। यशायाह बर्लिन राजनीतिक सिद्धांत में पतन में विश्वास नहीं करते हैं। बर्लिन ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत गिरावट में नहीं था बल्कि नई दिशाओं में विकसित हो रहा था और ये मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत भव्य दार्शनिक विचारों के बजाय राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति और उनके संचालन के तरीके की जांच करने पर अधिक केंद्रित हो गया था, जबकि बाकी के लोग सब मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में पतन हुआ है। ईस्टन ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत अमूर्त अवधारणाओं पर बहुत अधिक केंद्रित हो गया है और राजनीति की वास्तविक दुनिया से संपर्क टूट गया है। डहल कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत
बहुत विशिष्ट और खंडित हो गया है, जिससे राजनीति की व्यापक समझ विकसित करना मुश्किल हो गया है। काबर्न ने तर्क दिया कि राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक घटनाओं पर बहुत अधिक केंद्रित हो गया था और व्यापक सैद्धांतिक प्रश्नों की दृष्टि खो दी थी जो राजनीति की रेखांकित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉजिक, 2 है माइकल वाल्जर, 3 है G.A. कोहेन, 4 है जैक देरिदा। ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉजिक सही हो जाएगा। रॉबर्ट नॉजिक जो है रॉल्स के न्याय के उदार सिद्धांत के सबसे प्रसिद्ध आलोचकों में से एक हैं और ये एक उदारवादी हैं और नॉजिक जो है सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता करने का विरोध करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुजराल सिद्धांत भारत की अपने निकट पड़ोसियों के लिए विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? भारत, ऑप्शन ए है आपके पास पहला ऑप्शन, भारत बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपने पड़ोसियों को सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन दूसरा है, दक्षिण एशियाई देशों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का उपयोग क्षेत्र के अन्य देशों के हितों के विरुद्ध करने की अनुमति न दें। तीसरा है, राष्ट्रों को अन्य दक्षिण एशियाई देशों के घरेलू मामले में दखल देने की अनुमति है। चौथा है, दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो यही सिद्धांत नहीं है। दिसंबर 1996 में भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा ये शुरू किया गया गुजराल सिद्धांत है और अपने जो है करीबी पड़ोसियों के प्रति भारत की विदेश नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह है। तो मार्गदर्शक सिद्धांतों में ये सिद्धांत नहीं है, बाकी के 3 सभी इंक्लूडेड हैं इस गुजराल सिद्धांत में। नेक्स्ट देखेंगे, नागरिकता क्या है? ऑप्शन पहला है, किसी देश में एक कानूनी स्थिति है। दूसरा ऑप्शन है, एक प्रकार का पहचान पत्र है। तीसरा ऑप्शन है, एक राजनीतिक दल की सदस्यता। चौथा है, एक प्रकार का वीज़ा। पांचवा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नागरिकता किसी देश में एक कानूनी स्थिति है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता किसी राज्य या देश द्वारा अपने सदस्यों को दी गई कानूनी स्थिति है। यह व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे वोट का अधिकार, काम करने का और देश से सुरक्षा प्राप्त करने का, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें। और उससे बदले में कुछ उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं कि अपने देश की रक्षा सुरक्षा में उसकी जो है जिम्मेदारियां भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? फर्स्ट है 50वां, सेकंड है 51वां या 48वां या 49वां। तो कौन सा है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 50वां न्यायाधीश नियुक्त किया है राष्ट्रपति मुर्मू ने। किसे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? ऑप्शन एक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, केवल लोकसभा के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। चौथा है, केवल राज्यसभा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद का कोई भी सदस्य ये आरोप लगा सकता है। इस प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। जो सदन ये आरोप लगाता है 2/3 बहुमत से महाभियोग के आरोपों को पारित करके उसे दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरा सदन जब जांच कर रहा होता है तो राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने के अधिकार, जब राज्यसभा उन आरोपों की जांच कर रही होती है तो राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार नहीं होता है। जब राज्यसभा द्वारा जांच चल रही होती है तो उसका ये अधिकार बना होता है, वो कार्यवाही में बैठ सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जैसे अगर ये आरोप राज्यसभा आरोपों से सहमत हो जाती है और इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। जब तक कार्यवाही चलती है तब तक वो राष्ट्रपति जो है बैठकों में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का कोड नाम क्या था?
ऑप्शन ए है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन शक्ति या और डी है ऑपरेशन काबूम। तो इनका नाम ऑपरेशन शक्ति था। यहाँ पर जो है 5 विस्फोट शामिल थे इस पोखरण में। जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए थे इसमें 5 विस्फोट शामिल थे और ये शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4 और शक्ति 5 के नाम से इनको जाना गया है, इनको यही नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 243R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। सेकंड है 243ZC जिला योजना समिति का गठन। नेक्स्ट है 243S वार्ड समितियों का गठन व संरचना। और लास्ट है 243ZE महानगर योजना समिति का गठन। ऑप्शन जो है यहाँ दूसरा है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जिला योजना समिति का गठन 243ZD के रूप में किया जाता है। इसमें जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू की जाती है। दूसरी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 के बीच में होती है। छठी 1980 से 1985 में होती है, या जो लास्ट ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में होती है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? ये ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में होती है और इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। गाडगिल योजना कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी ये, यानी कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। इसे हेरोड डोमर मॉडल बोला जाता है। हेरोड डोमर मॉडल इसको बोलते हैं। यदि हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें गरीबी हटाना जो है इसका मूल उद्देश्य था। गरीबी हटाना इसका मूल उद्देश्य था। और 2000 जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है 8% तक ले जाने का उद्देश्य था, जो कि ये नहीं पा पाया था, यानी कि हासिल नहीं कर पाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है राज्य में असीमित शक्ति एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है, जीन बोदा ने कहा है। अगला है एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है, ऐसा रूसो मानते हैं। तीसरा है सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत होती है, ऑस्टिन का मानना है। चौथा है एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन 4 ही जो है सुमेलित नहीं है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन पहला है आपके पास अज्ञान का पर्दा, दूसरा है मूल स्थिति, तीसरा है विशेष पूर्वता क्रम, चौथा है लाकीय पंखुक। तो चौथा ऑप्शन ही जो है शब्दावली जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों जो है शब्दावली रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित हैं। रॉल्स एक उदार राजनीतिक दार्शनिक थे और इनका जो न्याय का सिद्धांत है ये काफ़ी हद तक कांट के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से प्रभावित था और इन्होंने अपना ये सिद्धांत ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो इनकी पुस्तक है उसमें दिया है। 1971 में ये जो है प्रकाशित होती है और इस बुक की वजह से ये काफ़ी प्रख्यात हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था? ऑप्शन पहला है मौलिक कर्तव्य, दूसरा है चुनावी सुधार, तीसरा है पुलिस सुधार, चौथा है केंद्र राज्य संबंध। तो चुनावी सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया जाता है और इस समिति ने जो है कई सारे सुझाव दिए थे। उसमें से एक ये था कि जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? तो ये भारतीय संविधान के द्वारा जो निर्धारित किया गया उसकी बात हो रही है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 36 वर्ष या 28 वर्ष। तो जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए?
21 ये जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। 73 संशोधन द्वारा संविधान के भाग में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसका जो है शीर्षक पंचायत रखा गया है। इसमें जो है 29 विषय रखे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? ऑप्शन पहला है प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, तीसरा है धर्म विज्ञान, चौथा है तत्व मीमांसा। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के अभिधारणा के आधार पर इन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।